हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम ऑफ स्टडी पर स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज़ में, जिसमें हम देखते हैं यूपीएससी 2020 के लिए प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज़। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन शाम को 7 बजे से 7:30 बजे के मध्य हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है। इसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, इस हमारे वीडियो सीरीज़ का यह 35वां वीडियो है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम 4 महत्वपूर्ण टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे। एक रहेगा इसमें वन सलाहकार समिति जो बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा रहेगा यहाँ पर तिरुवेटिला, यह क्या है इसके बारे में जानेंगे। तीसरा रहेगा राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान जो गठित किया गया है, इसके बारे में जानेंगे। और चौथा टॉपिक रहेगा मातृभाषा दिवस, तो मातृभाषा दिवस के बारे में जानेंगे। तो इन 4 टॉपिक के ऊपर हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक है वन सलाहकार समिति मतलब फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी। तो देखिए दोस्तों, वन सलाहकार समिति ने सिफारिश की है कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित सरकारों के प्रशासकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिपूरक वनीकरण मतलब यहाँ पर कंपनसेटरी एफॉरेस्ट्रेशन के लिए मौजूदा जो लागत है उसके लागत में जो मॉडल बनाई गई है उस मॉडल में पॉलीथीन बैग के स्थान पर वैकल्पिक बायोडिग्रेडेबल बैग की लागत को शामिल किया जाए। मतलब यहाँ पर सीधा बात यह कहा जा रहा है कि जो प्लास्टिक यूज़ किया जाता है वहाँ पर हटा करके बायोडिग्रेडेबल बैग्स के इस्तेमाल किया जाए, उस पर जो खर्चा आने वाली है उसको इसके लागत को इसमें शामिल किया जाए। तो हमें समझना पड़ेगा इन सारे नियमों को, ये सारी बातें जो कही गई है इनको। तो देखिए इनके मुख्य बिंदुओं की अगर हम बात करें तो हम पाते हैं यहाँ पर कि भारत सरकार ने वर्ष 2016 में संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम मतलब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल के तहत 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही कई राज्यों ने पॉलीथीन बैग के साथ साथ एकल उपयोग प्लास्टिक पर भी प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी, जिसमें से गोवा राज्य ऐसा है जिसने प्लास्टिक के यूज़ पर बैन कर दिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 2018-19 में बताया कि भारत प्रतिवर्ष लगभग 3.6 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है। भारत कचरा संग्राहकों और पुनर्चक्रण करने वालों के अनौपचारिक नेटवर्क की एक श्रृंखला के माध्यम से 60% कचरे का पूर्ण नवीनीकरण करता है, जो कि वैश्विक औसत के 20% से 3 गुना अधिक है। यहाँ पे दोस्तों हमने एक शब्द यूज़ किया प्रतिपूरक वनीकरण मतलब कंपनसेटरी अफॉरेस्ट्रेशन। तो प्रतिपूरक वनीकरण का आशय आधुनिकीकरण तथा विकास के लिए काटे गए वनों के स्थान पर नए वनों को लगाने से है, अर्थात उद्योगों द्वारा वनों के नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए वैकल्पिक भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तथा उसमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए वे राज्य के वन विभाग को भुगतान करते हैं। इसका सीधा सा अगर मैं तरीका समझाऊं आपको तो आप मानिए कि कोई एक ऐसा सरकारी भवन या सड़क निर्माण किया जा रहा है जिसमें वहाँ पे पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। तो पेड़ पौधे अगर काटे जा रहे हैं तो उससे 3 गुना अधिक पौधे लगाने पड़ते हैं उस राज्य सरकार के द्वारा, और ये सारा का सारा क्लियरेंस होता है कहाँ लगाना है। ये पूरा का पूरा क्लियरेंस उस राज्य की जो राज्य सरकार होती है उसका वन विभाग होता है, ये वन विभाग इसके बारे में क्लियरेंस जारी करता है। फिर यहाँ पर एक बात कही गई है प्रतिपूरक वनीकरण फंड मतलब कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड। अभी जो पेड़ पौधे लगाए जाएंगे इसके लिए धन की उगाही कहाँ से होगी, किस प्रकार से इसके धन की उगाही करके उसका इस्तेमाल किया जाएगा, उसके लिए प्रतिपूरक वनीकरण फंड बनाया गया है। तो इसके तहत गैर वानिकी गतिविधियों के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि को परिवर्तित करने के लिए परियोजनाओं के समर्थकों में से धन एकत्र किया जाता है। यह वृक्षारोपण के लिए धन का एक मुख्य स्रोत होता है। अगस्त 2019 तक प्रतिपूरक वनीकरण गतिविधियों के लिए 47,436 करोड़ रुपए की राशि राज्यों को भेजी जा चुकी है। अब ये आपको देखना है कि उस पैसे का इस्तेमाल किस प्रकार से राज्यों ने किया है। बाकायदा इसकी जानकारी आप वन विभाग की जो वेबसाइट है वहाँ से जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक और शब्द यूज़ किया हुआ है वन सलाहकार समिति मतलब FAC फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी। तो ये क्या होगा? तो देखिए वन सलाहकार समिति एक शीर्ष निकाय है जो औद्योगिक गतिविधियों के लिए वनों में पेड़ों की कटाई की अनुमति का पर निर्णय लेती है कि जैसे अगर कोई औद्योगिक जगह को विकसित किया जा रहा है वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा है उनको काटना है, तो उसके बारे में ये जो नोटिफिकेशन है उसकी जो गतिविधियाँ उसके बारे में ये गतिविधियों को निकाय के लिए अनुमति देती है ये। फिर वन सलाहकार समिति केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज
के नाम से जानते हैं उसके अंतर्गत ये आती है, कार्य करती है, जिसमें केंद्र के वानिकी विभाग के स्वतंत्र विशेषज्ञ और अधिकारी शामिल होते हैं। तो दोस्तों ये जो था पूरा का पूरा मैंने बताने की कोशिश किया कि वन सलाहकार समिति क्या होती है, किस प्रकार से ये पेड़ पौधों को काटा जाता है तो उसके लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है, वो कहाँ से आती है, ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम एक्टिविटी होता है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर जो कि है तिरुवर वेटिला। तो देखिए तिरूर वेटिला जो है वो एक प्रकार का विशेष प्रकार का एक पान का पत्ता है। वर्ष 2019 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ऑफ इंडिया ने केरल के तिरुल वेरिला नाम का एक पान का पत्ता है जिससे भौगोलिक संकेतक मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया है। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा कि जीआई टैग क्या होता है, क्योंकि ये बात इसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत सारा पढ़ा दिया है। तो आप पिछले जो वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से जानकारी मिल जाएगी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है, उसको दर्जा देने की वजह से क्या फ़ायदा होता है। तो तिरुवर वेटिला देख रहे हैं जो कि इसे जीआई टैग दिया गया है। तो ये जो पान का पत्ता है इसकी क्या क्या विशेषता है ये हमें समझना होगा। तो देखिए ये तिरुवर वेटिला एक प्रकार का पान का पत्ता है, मतलब बीटल लीफ है ये, जो कि केरल के मल्लपुरम जिले के तिरूर और आसपास के इलाकों में उगाया जाता है। तिरूर इसलिए तिरूर जिलों में उगाया जाता है, इसलिए इसे तिरूर वेटिला कहा गया है। तो तिरूर वेटिला के ताज़े पत्तों में क्या होता है, क्लोरोफिल और प्रोटीन की मात्रा उच्च होती है, मतलब अत्यधिक इसमें क्लोरोफिल और प्रोटीन होता है। तिरूर वेटिला के अद्वितीय स्वाद और सुगंध जैसी खुश विशेषताओं के कारण इसमें जैव रासायनिक विशेषताएं पाई जाती है। इसकी तीक्ष्णता का कारण इसमें अत्यधिक उपस्थित यूरोजोल है नामक एक तेल है। इसके पत्ते पौष्टिक होते हैं और एंटी कार्सिजोनेंस होता है इसमें, जो कि कैंसर प्रतिरोधी दवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। वेटल वाइन और इम्यूनोस्प्रेसिव गतिविधि और रोगाणुरोधी जैसी विशेषताएं भी पाई जाती है इसमें। फिर यह केरल कृषि विश्वविद्यालय की बौद्धिक संपदा अधिकार मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सेल की यहाँ पर जीआई पंजीकरण की सुविधा प्रदान किए जाने के कारण भारत सरकार का राष्ट्रीय आईपी पुरस्कार 2019 इसे मिला हुआ है। फिर ये तो हो गई तिरूर वेटिला के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया। फिर केरल में और भी कई प्रकार के ऐसे वहाँ पे मिलने वाले पदार्थ हैं, तत्व हैं जो कि उनको जीआई टैग दिया गया है। तो कुछ उन सारे पदार्थों का उन आइटम्स के नाम आपको सामने में रखता हूँ जिसे आप लोग एक बार सुन सकते हैं। तो पहला है इसमें चैपड़ चावल, दूसरा है पोक्कली चावल, तीसरा है वायनाड जीरा कसला, चौथा है वायनाड गंधसाला चावल, पांचवा है यहाँ पर वांझा कूलम अनन्नास, छठवा है मरयूर गुड़ को पिछले वर्ष ही दिया गया था 2019 में। फिर यहाँ पर है नेक्स्ट वाला सेंट्रल ट्रावणकोर गुड़, और फिर नेक्स्ट यहाँ पर चेंगाली कोडन नेंड्रान। तो ये कुछ यहाँ पे मिलने वाले ऐसे उत्पाद हैं जिनको यहाँ पर जियोग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया हुआ है। दोस्तों अब हम तीसरा हमारा जो टॉपिक है आज का वो है राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान, मतलब नेशनल ट्रेन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूशन। तो रेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान में अगली पीढ़ी की परिवहन प्रणालियों को विकसित करने के लिए बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के साथ एक मतलब समझौते पर हस्ताक्षर पर विज्ञापन किया है। तो इन दोनों मतलब भारत की जो रेल इंस्टीट्यूट है और बर्मिंघम विश्वविद्यालय ने जो किया उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए इस समझौते के तहत अगली पीढ़ी की परिवहन प्रणालियों के विकास के लिए यह उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करेगा, मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। यह पहल राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान के छात्रों को बर्मिंघम सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च एंड एजुकेशन में रेलवे सिस्टम संबंधी विश्व स्तर की विशेषता और यहाँ पे जो सुविधाएं उसको पहुँचाने में लाभान्वित करेगी ये। फिर राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान क्या है ये हमें समझना होगा। देखिए नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट जो है यह बड़ौदा जो कि गुजरात में स्थित है, ये भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय है जो परिवहन प्रणाली से संबंधित शिक्षा, बहुविषयक अनुसंधान और शैक्षणिक प्रशिक्षणिक का केंद्र रहेगा। इस विश्वविद्यालय में यूजीसी की नोवो श्रेणी नियमन 2016 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया है, मतलब इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ रेगुलेटरी 2016 जो एक्ट कानून बनाया गया था उसके तहत इसे स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान का उद्देश्य क्या रहेगा, तो इसका उद्देश्य रहेगा कि विषयक केंद्रों का विकास करना, परिवहन क्षेत्र में अनुसंधान करना,
शिक्षा को बढ़ावा देना, ये सारे चीज़ों में इसका योगदान रहेगा, उद्देश्य रहेगा। इस संस्थान को विशेष रूप से रेलवे तथा अन्य परिवहन क्षेत्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के पेशेवरों का एक पूल निर्मित करेगा, जिसको यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। फिर राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान NRTI भारत के परिवहन क्षेत्र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए कार्यक्रमों को लागू करने की पेशकश करता है। यह संस्थान उद्योगों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए मांग आधारित पाठ्यक्रम को बढ़ावा देता है। मतलब यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि यह इस प्रकार के कोर्सेज को डिज़ाइन करेगा जिस टाइप के कोर्सेज के रिक्वायरमेंट इस समय 21st सेंचुरी में इंडिया को है, इवन वर्ल्ड को है, उस तरीके के कोर्सों को डिज़ाइन करेगा, उससे रन करेगा और उसके आधार पर जो तकनीक है उसको विकसित करने की कोशिश करेगा। क्योंकि यहाँ पर जो बात कही गई है वह अनुसंधान नवाचार की बात कही गई है। फिर यहाँ पर देखते हैं हम कि राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों एवं संगठनों के साथ वैश्विक एवं राष्ट्रीय साझेदारी विकसित करने का भी केंद्रित होगा। ये हम अब यहाँ पर बात करते हैं बर्मिंघम विश्वविद्यालय की, जिसके साथ भारत के विश्वविद्यालय ने MOU पर साइन किया है। तो देखिए, बर्मिंघम विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम में स्थापित बर्मिंघम सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च एंड एजुकेशन में 150 से अधिक शिक्षाविद, शोधकर्ताओं और पेशेवर कर्मचारी काम करते हैं, जो कि वैश्विक रेल उद्योग के लिए विश्व स्तरीय अनुसंधान, शिक्षा और नेतृत्व प्रदान करने का भी काम करते हैं। फिर यहाँ पर ये जो यूनिवर्सिटी है ये यूरोप में विश्वविद्यालय आधारित रेलवे अनुसंधान एवं शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, वायुगतिकी मतलब एरोडायनामिक्स और अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्किंग, पावर सिस्टम और ऊर्जा उद्योग प्रणाली, रेलवे पर नियंत्रण एवं संचालन, सिमुलेशंस में उच्च शैक्षिक कार्यक्रमों, अनुसंधानों, नवाचारों के साथ साथ विश्व की अग्रणी एवं नई तकनीकों को विकसित करने का कार्य करती है। तो ये जो था ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा हमारी एजुकेशन सिस्टम से, स्किल डेवलपमेंट सिस्टम से रिलेटेड था, इसलिए ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम बात करते हैं जो आज का इस वीडियो का अंतिम टॉपिक है वो है मातृभाषा दिवस। तो मातृभाषा दिवस जो है वो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पूरे वर्ष में 21 फरवरी को यहाँ पर मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इसका थीम क्या था इस वर्ष का 2020 का? तो इस वर्ष का थीम था, मातृभाषा दिवस की थीम थी हमारी बहुभाषी विरासत का उत्सव मनाना, मतलब सेलिब्रेटिंग आवर मल्टीलैंग्वेज हेरिटेज। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावनाओं को दर्शाता है। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य यह था कि मातृभाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने, निम्नलिखित उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। मातृ भारत की भाषाई विविधता को चिन्हित करना, न केवल संबंधी मातृभाषा बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं को भी उपयोग को प्रोत्साहन करना, भारत में संस्कृतियों की जो विविधता और साहित्य है, शिल्प है, प्रदर्शन कला है, लिपियां हैं और संरचना है और रचनात्मक अभिव्यक्ति की बात की जाती है, इन सभी रूपों की सहायता को ध्यान से आकर्षित करना, लोगों के ध्यान में आकर्षित करना, इसका उद्देश्य रहता है। फिर अपनी मातृभाषा के अलावा अन्य भाषाओं को सीखने के लिए प्रोत्साहन करना, ये भी इसका उद्देश्य है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं मुख्य बिंदु क्या क्या रहे इस पूरे कह सकते हैं प्रोग्राम का, ये जो मनाया जाता है। तो देखिए, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री या मंत्रालय शिक्षक संस्थानों और भाषाओं संस्थानों के साथ मिलकर के पिछले 3 वर्षों से मातृभाषा दिवस मना रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए कि इसको कौन कौन संस्था मिला रही है। तो मानव MHRD के साथ साथ शिक्षा संस्थान मिलकर के कार्य कर रही है। ये 3 वर्षों से मतलब 2017 से इसे मनाया जा रहा है। तो इसका प्रारंभ कब हुआ था? 2017 से प्रारंभ हुआ था, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर इस वर्ष की जो शैक्षणिक संस्थान वक्तव्य, वाद विवाद प्रतियोगिता, गायन, निबंध लेखन प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, संगीत एवं नाट्य संरचना, दार्शनिक, ऑनलाइन संस्था, ऐसी बहुत सारी सामाजिक, आर्थिक, संरचनात्मक, संज्ञात्मक बहुविधीय कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जो कम से कम 2 या 2 से अधिक भाषाओं में भारत की भाषाएं एवं विविध संपदाओं को दर्शाने के लिए कार्य करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर जो एक डायग्राम देख रहे हैं, एक फ़ोटो देख रहे हैं, इस फोटो में एक चिड़िया है जो कि बहुत सारे भारत की भाषाओं को दिखा रही है। तो ये सारा एक मैसेज होता है
हम बात करते हैं यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के बारे में। तो अभी तो हमने क्या किया, हमने बात किया था मातृभाषा दिवस। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो भाषाई एवं संस्कृति विविधता और बहुभाषावाद के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, जिसे यूनेस्को के कैलेंडर कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। इसकी घोषणा यूनेस्को द्वारा 17 नवंबर 1999 को की गई थी, जिसे औपचारिक रूप से वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने मान्यता दी थी। फिर यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने सदस्य राष्ट्रों में विश्व भर के लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सभी भाषाओं के संरक्षण को बढ़ावा देने का आह्वान करता है इस पूरे के पूरे प्रोग्राम के द्वारा। तो इसका उद्देश्य ये होता है कि लोग अपने देश में या जो भी भाषाएं बोली जाती है, क्योंकि मातृभाषा मतलब वो होता है जब आप बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, आप जिस भाषा में बोलना सीखते हैं वो आपका मातृभाषा होता है। तो मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है ताकि लोगों में इसके प्रति जागरूकता आए। तो ये उद्देश्य रहता है किसी भी लैंग्वेज को बताने का, क्योंकि जो भावनाएं होती हैं लोगों की वो भाषा के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी होती है। दोस्तों ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी के साथ में आप लोगों से 4 सवाल पूछूंगा इन 4 विषयों के ऊपर। पहला सवाल पूछना होगा मुझे, पूछ रहा हूँ कि वन सलाहकार समिति जो है उसके तहत जब अगर कोई सरकार डिपार्टमेंट भूमि पे जंगल को काटते हैं तो उसको कितना गुना जंगल लगाना होता है, पेड़ पौधे लगाने होती है, बताना है। तिरुवर वेटिला किस राज्य का एक विशेष प्रकार का वेटिला है, मतलब पान का पत्ता है जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। तीसरा यहाँ पर राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान जो भारत में स्थापित किया जा रहा है वह भारत ने किस देश के साथ एमओयू साइन किया है। चौथा, मातृभाषा दिवस भारत के किस संस्था के द्वारा मनाया जाता है, मतलब किस मंत्रालय मदद करती है मनाने में, और इसे किस वर्ष से मनाया जा रहा है। इन चारों सवालों के जवाब आप दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करिएगा। ये वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन शाम को 7 से 7:30 बजे के बाद मिल जाता है। तो आप उनके मध्य देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और लोगों के साथ शेयर करिए ताकि ये इस मैसेज और लोगों के पास स्प्रेड हो जाए। दोस्तों यदि आप हमारे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी आप हमारे जो पेज है उसे लाइक करिए और वहाँ पर जो लिंक दिया रहेगा उसके माध्यम से YouTube पर जाइए और वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको जब भी हम एक वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आप इस पूरे वीडियोस के PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे जब हम स्टडी चैनल को टेलीग्राम पर जाकर के ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोस की जो PDF है वो मिल जाया करेगी और दिन भर के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो भी आपको मिलता है और जो अच्छे कंटेंट होते हैं उनको मैं वहाँ पर डालता हूँ, तो आप यहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी ज़्यादा आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मेरे द्वारा डिज़ाइन किए 29 कोर्सेस है और वहाँ पर 300 से ज़्यादा वीडियोस है, तो वह भी आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी आपके प्रिपरेशन में। ये जो लिंक दी है फेसबुक के अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर सारे PDFs के लिए जो कह सकते हैं कि लिंक रहेंगी वो मिल जाया करेंगी। आपको दिन भर में जो भी करंट अफेयर अच्छे होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको अच्छे नोट्स के फॉर्म में मिल जाया करेगा। तो हमारे पेज को लाइक करिए अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से। और दोस्तों ये जो UPSC 2020 प्रीलिम्स की जो फैक्ट सीरीज है ये प्रतिदिन शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच में आपको हमारे विजडम हब YouTube चैनल पर मिल जाया करेगा। तो आप यहाँ पर फॉलो करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि आपको किसी प्रकार कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम कोशिश करेंगे 24 घंटे के अंतर्गत आपको रिप्लाई देने की कोशिश करें। तो मिलेंगे फिर से एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। हैव अ गुड डे। जय भारत।